हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले रेडी हो जाएं, क्योंकि अब इन लोग आप लोग के लिए भी जैसे बीएड थर्ड सेमेस्टर में अभी सीरीज स्टार्ट करी है। एक आपकी डेफिनेशन रहेगी, उसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक से, और फिर इसके बाद मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग के लिए भी स्टार्ट करी है। तो जो भी हमारा टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले उसकी अगर कोई डेफिनेशन है तो उसको याद करेंगे पहले, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलिजेंट, और उसकी हम लोग डेफिनेशंस को पहले देखेंगे, फिर इसके बाद इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अभी से इसको प्रिपेयर कर लें। सीडीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सीटेट का एग्जाम देंगे, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और ये सुपर टेट वाला जो है, सब में मतलब कि पूछा ही जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए डेफिनेशन जो दी है विनय साहब ने दी है, अल्फ्रेड विनय ने। तो इन्होंने क्या बोला है वो देखेंगे। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो है, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। ठीक है, क्या है? बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद करेंगे, थोड़ी देर याद रहेगी, भूल जाएंगे। बट अब मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, और इसको कैसे याद करेंगे देखिए। ठीक है, बिना सोनी के यहाँ आत्मा कर लीजिएगा, आ की मात्रा लगा लीजिएगा, आत्मा को मत बुलाना। ठीक है, एक सेंटेंस जो जल्दी से याद हो जाए वैसा मैं कोशिश करता हूँ बनाऊं, जो आप लोग के दिमाग में रहे। ठीक है, अब जैसे ये वाला सेंटेंस तो आप लोग 2-4 बार बोलेंगे तो मेरे ख्याल से याद भी हो जाएगा। बिना सोनी के आत्मा को मत बुलाना। ठीक, बिना सोनी के आत्मा को मत बुलाना। आप देखिए जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो देख लेते हैं। देखिए बिना से हो जाएगा बिने। ठीक है, बिना से क्या हो जाएगा? बिने हो जाएगा। और सोनी से याद रखिएगा, पहला तो मैंने लिया सोचने, और दूसरा है निर्णय। ठीक, देखिए सोचने, सो से हो जाएगा सोचने से, और नी से हो जाएगा निर्णय। फिर है आत्मा, तो ये आत्मा हो जाएगा। आत्मा से हो जाएगा आत्म समालोचना, और मत से हो जाएगा क्षमता। ठीक है, मत क्षमता। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एक सेंटेंस हो जाएगा, बिना सोनी के आत्मा को मत बुलाना। ठीक, तो ये आप लोगों को कीवर्ड याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए पूरी देखिए डेफिनेशंस तो मैं याद नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर याद रहेगा, कितनी देर नहीं याद रहेगा। बट आपको कीवर्ड में याद करवा सकता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, अब जैसे कि इसी वाले में देख लिया कि इस पे क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सोचने हो गए, निर्णय हो गए, आत्म समालोचना हो गया, और क्षमता हो गया। ठीक, तो ये कीवर्ड आप लोग इस सेंटेंस से याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बिना की क्या हो जाएगी? बुद्धि उचित प्रकार से सोचने और सही निर्णय लेने और समालोचना करने की क्षमता है। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगी? बिना सोनी के आत्मा को मत बुलाना। ठीक है, तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स वो। तो बुद्धि में हम लोग क्या देखेंगे? अर्थ, प्रकृति और सिद्धांत एवं समापन देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हैं, कुछ दूसरे वीडियो में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। तो बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय करने की क्षमता के रूप में देखा समझा जाता है, परंतु वास्तव में बुद्धि इससे कुछ अधिक होती है। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। ठीक है, तो किसने चिंतन करा था? भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन करा था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर, नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें मन जो है बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। इनके अनुसार इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि इसमें काट छाट करती है और उसे अहम से जोड़ती है, और अंत में इसे सूक्ष्म शरीर पर पहुंचा देती है,
जहाँ संचित हो जाता है, और जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उसे सूक्ष्म शरीर से मन तक पहुंचा देती है, और मन प्राणी को तदनुकूल से क्रियाशील कर देता है। परंतु शल्य चिकित्सकों ने अभी तक बुद्धि के भौतिक अस्तित्व का पता नहीं लगा पाया है, लगाते भी कैसे, या बाह्य इंद्रियों की तरह अपना कोई अलग अस्तित्व तो रखती नहीं, या तो सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित एक ऐसी संश्लिष्ट रचना है जिसे प्राचीन से भारतीय महर्षि ने अपनी अंतर्दृष्टि, इंसाइट और प्रज्ञा दृष्टि इन्हीं ट्यूशंस से देख समझ सके थे। आज इस तत्व को प्रयोग की कसौटी पर कसकर सत्यापित करने में विद्वान असमर्थ हैं, इसलिए वे बुद्धि को इस रूप में स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो ये काफ़ी देखिए, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। फिर इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। और फिर इसके बाद दिया गया आधुनिक युग के बुद्धि के स्वरूप एवं कार्यों को समझने का प्रयास पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया, परंतु बुद्धि के विषय में भी अभी तक एक मत नहीं हो पाए हैं, और बुद्धि के विषय में इनके भिन्न भिन्न मत है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने बुद्धि संबंधित इन विभिन्न मतों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फ्रीमैन ने बुद्धि संबंधित इन जो विभिन्न मत हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया या वर्गों में विभाजित किया है, तो 4 वर्गों में करा है। तो कौन कौन से? पहला हो जाएगा बुद्धि सीखने की योग्यता है, सेकंड है बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजना की योजना है, और थर्ड में हो जाएगा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और फोर्थ में हो जाएगा बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया है, फ्रीमैन ने 4 प्रकार बताए हैं। और क्या दिया गया है अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो किसने किसने बोला है? वुडबर्ड, गाल्टन और डियरबोन आदि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है। ठीक है, इनकी दृष्टि से जो मनुष्य नए तत्वों और एवं क्रियाओं को जितने कम समय में सीख लेता है और उन्हें जितने अधिक समय तक धारण किए रहता है वह उतनी ही अधिक बुद्धिमान होता है। बकिंगम महोदय ने बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, तो इनकी भी डेफिनेशन याद रखिएगा। क्या दिया है इन्होंने? बोला है बुद्धि सीखने की योग्यता है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट है बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। अभी किसने बोला है? स्टर्न ने बोला है, बर्ट ने बोला है, पिंटनर ने बोला है आदि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मनुष्य की अपनी पर्यावरण में समायोजन करने की शक्ति के रूप में माना है। ठीक है, और फिर इसके अनुसार जो व्यक्ति अपनी नई परिस्थितियों में जितना शीघ्रता के साथ समायोजन कर लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। अब देखिए, क्रूज महोदय ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में ही परिभाषित किया है। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उनको देख लेते हैं। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। ठीक है, फिर इसके बाद है हाँ, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये किसने बोला है? बिने, टर्मैन और स्पीयरमैन ने बोला है। ये आदि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार से बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है। इनकी दृष्टि से जिसे मनुष्य में सोचने समझने और सही निर्णय लेने की जितनी अधिक योग्यता होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तो बिने ने देखिए, अभी इसकी ये वाली डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ही ली है। बिने ने क्या हो जाएगा? बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। अब इसके बाद 4th पॉइंट देखते हैं, बुद्धि अनेक योग्यताओं का क्या है? समुच्चय है। तो किसने बोला है? कोलेस्निक ने, रेक्स एवं से नाइट हो जाएंगे, और वेस्लर हैं और स्टोन डार्ड हैं आदि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समुच्चय माना है। अब वेस्लर के शब्दों में कुछ इन्होंने बोला है वो देख लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से
कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अवस्था व्यापक होती या व्यापक योग्यता है। तो किसने बोला ये? वेस्लर ने बोला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बनेगी तो इसको भी बना लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट दी गई है कोलसेंक ने, इन्होंने क्या बोला है? बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति है, क्षमता है अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, अपितु या विभिन्न योग्यताओं का क्या है? एक योग है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? तो ये बोला है कोलसेंक ने। फिर इसके बाद है बुद्धि का सही जो संप्रत्यय है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो बुद्धि के संप्रत्यय के विषय में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। ठीक है, तो ये लोग क्या हैं? मनोवैज्ञानिक जितने हैं एक मत पे नहीं है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाओं की क्षमता के रूप में लिया है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसे अनेक मानसिक क्रियाओं की क्षमता के रूप में लिया है। इससे साफ जाहिर है कि ये बुद्धि को मानसिक क्रियाओं के रूप में ही देखते समझते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्रियाओं पे ये देखते समझते हैं? मानसिक क्रियाओं पे। अब तक बुद्धि मापन की जितनी विधियां विकसित की गई हैं उनके द्वारा भी व्यक्ति की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का ही मापन किया जाता है और इसके आधार पर ही व्यक्ति की बुद्धि का निर्धारण किया जाता है। तब तो मानसिक क्रियाएं ही भौतिक क्रियाएं होंगी। मनोवैज्ञानिकों को मस्तिष्क, मन और बुद्धि की क्रियाओं को अलग अलग समझना होगा, तभी वे बुद्धि के सही संप्रत्यय की खोज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बुद्धि का सही संप्रत्यय हो गया। अब इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग एक बार नज़र डाल लें। तो अब हम लोग देखेंगे बुद्धि की प्रकृति और विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के स्वरूप के विषय में सभी मनोवैज्ञानिक, देखिए पहले बता दिया कि एक मत नहीं है। जितने भी वैज्ञानिक हैं बुद्धि के विषय में एक मत नहीं है, परंतु अब तक उन्होंने बुद्धि के विषय में जो कुछ तथ्य उजागर किए हैं उन्हें ही हम बुद्धि की प्रकृति और उसकी विशेषताएं मान सकते हैं। ठीक है, जो जो उन्होंने बताया है अब उसी को हम लोग विशेषताएं इसकी मानेंगे। तो सबसे पहले इस पे देखिए दिया गया है बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है और मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है और लिंग भेद के कारण से बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। फिर है बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है और बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है और बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट दिए गए हैं बुद्धि से रिलेटेड, जो इनकी विशेषताएं हैं। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है पॉइंट, बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। तो पश्चात मनोवैज्ञानिक बर्ट सील्डर्स, स्कार, जेनसन और सुकले आदि अपने प्रयोगों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य की बुद्धि वंशानुक्रमीय होती है। जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई उसके वंशानुक्रम पैतृकों जेन्स और पर निर्भर करती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी वंशानुक्रमीय पैतृकों पर निर्भर करती है। ठीक है, और फिर सेकंड में दिया गया है बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व। ठीक, अब देखिए जैसा पर्यावरण होगा वैसे ही उसकी बुद्धि होगी। अगर वो अच्छे माहौल में रहेगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? अच्छी होगी। फिर इसके बाद है इस पे दिया गया है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक द्विक्स, मैकलैंड, गैग और कामिक आदि अपने प्रयोगों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य की जन्मजात बुद्धि के विकास के लिए तदनुकूल उचित पर्यावरण आवश्यक होता है। जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई की सीमा उसके वंशानुक्रम प्रतीकों के आधार पर निश्चित होती है, परंतु उसके विकास के लिए उचित पोषक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वंशानुक्रमीय प्रतीकों
के आधार पर निश्चित बुद्धि की सीमा के विकास के लिए तदनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक पर्यावरण आवश्यक होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए, एक तो जन्मजात हो गई, फिर दूसरा क्या हो गया, पर्यावरण का महत्व हो गया। तीसरा हो जाएगा मनुष्य की बुद्धि का विकास कितने 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों पिंटर ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह तथ्य उजागर किया कि मनुष्य की वंशानुक्रमीय बुद्धि का विकास किशोरावस्था के अंत अर्थात 16 वर्ष तक ही पूरा हो जाता है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार बुद्धि का विकास जो है 20 वर्ष की आयु में पूर्णता को प्राप्त करता है। उसके बाद उसकी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट आईक्यू जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है, आईक्यू उसको शॉर्ट में बोलेंगे, में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, फिर 4th पॉइंट में दिया गया यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्षों के विपरीत भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक वृद्धि तक की जा सकती है, और यह बात अब पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं। ठीक है, अब इसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट, और लिंग भेद के कारण से बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें दिया गया है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस अपने प्रयोगों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लिंग के आधार पर बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, और यह तथ्य क्या है, अब सभी स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद है बुद्धि सीखने की योग्यता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, कार्ल्टन और डियरबर्न आदि के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, इनकी दृष्टि से जो मनुष्य नए तत्वों एवं क्रियाओं को जितने कम समय और जितने स्थायी रूप से सीख लेते हैं वह उतने ही अधिक बुद्धि वाला होता है। इन मनोवैज्ञानिकों ने इस विचार से ऐसा लगता है कि बुद्धि केवल सीखने की योग्यता है, जबकि बुद्धि में अनेक योग्यताएं होती हैं। अतः हम इसे दूसरे रूप में कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं, और यह है कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतनी ही शीघ्र सीखता है और उतने ही अधिक स्थायी रूप से सीखता है। ठीक है, तो देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये खाली आपको हेडिंग याद करनी है, क्योंकि हेडिंग से ही आप लोगों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और बाकी अंदर का आप लोग उससे थोड़ा बहुत रीड करते रहिएगा। ठीक है, 7th पॉइंट में दिया गया है बुद्धि पर्यावरण के साथ क्या है, समायोजन की योग्यता है। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक स्टर्न, बर्ट और पिंटर आदि ने बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता माना है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जितना शीघ्रता के साथ समायोजन कर लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धि वाला होता है। हम इसे भी दूसरे रूप में कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं कि जिस मनुष्य ने जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतनी ही अधिक शीघ्रता से अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो किसने बोला है, बीने, टर्मन और स्पीयरमैन आदि ने बुद्धि को चिंतन की योग्यता माना है। उनके अनुसार जिस मनुष्य में चिंतन करने अर्थात सोचने समझने और निर्णय करने की जितनी अधिक क्षमता होती है उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। इस तत्व को भी हम ठीक इसके उल्टे क्रम में कहना उपयुक्त समझते हैं कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतने ही उच्च स्तर का चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस तो इजी है कि जितनी ज़्यादा बुद्धि जिसके पास होगी वो उतनी ज़्यादा सोच समझ सकता है। 9th में देखेंगे बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मनुष्य सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और सीखने की यह प्रक्रिया जो क्रिया है उसके जीवन भर चलती है। ठीक, तो जीवन भर शिक्षा क्या बोली गई है, अच्छा इस पे क्या, हाँ वो जीवन भर चलती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार से बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं से पूर्ण अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने वाली योग्यता है, और उनके अनुसार से जो मनुष्य नई परिस्थितियों में अपने पूर्व अनुभवों एवं से पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने में जितना कुशल होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि वाला होता है। हम इस तत्व को
भी इस दूसरे रूप में कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है, नई परिस्थितियों में वह उतना ही अधिक रूप में अपने पूर्व अनुभवों एवं से पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या हेडिंग में बोला गया है, क्या अंदर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि 10th नंबर में बुद्धि क्या है, समस्या समाधान की योजना है, योग्यता है। तो क्या है, बुद्धि जब होगी तो क्या होगा, समस्या कोई होगी तो उसका समाधान भी कर सकते हैं। अब कुछ पश्चात मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में लेते हैं। उनके अनुसार जो मनुष्य समस्या समाधान में जितना अधिक निपुण होता है, उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है। इस तथ्य को भी हम दूसरे रूप में कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है, वह किसी समस्या के उपस्थिति होने पर उसका समाधान उतना ही अधिक सरलता से कर सकता है। ठीक है, तो 10th पॉइंट में क्या हो जाएगा, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। 11th पॉइंट में देखेंगे, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि क्या है, अनेक बहुत सारी योग्यताओं का क्या है, समुच्चय है। कॉलेसेनिक, रेम्स, नाइट, वेस्लर और स्टोडार्ट आदि अधिकतर मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अनेक योग्यताओं का क्या है, समुच्चय होती है। वर्तमान में प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं और बुद्धि का मापन इन्हीं योग्यताओं के मापन के द्वारा होता है या करते हैं। फिर इसके बाद 12 नंबर में दिया गया, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। जो बुद्धि होती है और ज्ञान जो होता है, दोनों में क्या है, अंतर होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार से बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। या पहला, यह कि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, और ज्ञान क्या होता है, अर्जित होता है। तो बुद्धि जो मिलती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। और ज्ञान क्या होता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा ज्ञान। ठीक है, और हाँ, दूसरा यह कि ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि होना जरूरी है, और परंतु बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जन करना आवश्यक नहीं होता है। और तीसरा एवं सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि किसी कारण बुद्धि में विकार आने से ज्ञान विस्मरण हो जाता है, परंतु ज्ञान विस्मरण हो जाने से बुद्धि में कोई विकार नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और फिर लास्ट में दिया गया है, विशेष है कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अनेक मानसिक क्रियाओं का योग मानते हैं, परंतु हमारे प्राचीन से भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मन का नियंत्रक माना है। हमारी दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में शोध करना या करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक बुद्धि का वीडियो हो गया, जिससे आप लोग को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, एक बार में तो नहीं आएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इस वीडियो से मेरे ख्याल से फिर आ गया होगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, और अगर जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी भी आप लोग के पास टाइम है, 1 महीना पूरा पूरा है। वैसे अभी जनवरी तो बचा ही है अभी 1 वीक, बट 1 महीना हम पूरा फरवरी को मान रहे हैं। ठीक है, बट इस पे भी हम लोग काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे। ठीक, तो काफ़ी हेल्प। देखिए, बाकी आप लोग देखते रहिए, डेफिनेशन तो मैं याद करवा दूंगा, मेन जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनकी, जो आप लोग के लिए एग्जाम है, क्योंकि डेफिनेशन लिखना ही लिखना है। और कुछ नंबर हर एक वीडियो, मतलब जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा सब में आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो याद होएगा इससे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।